हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन किया हुआ था सिलेबस के बारे में कि भाई कैसे हमें सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ना है थ्रू आउट द ऑलमोस्ट जो ये एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है। तो उसमें हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ था। नाउ द थिंग इज कि जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो देखिए उसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि या तो आपको पुराना पूरा अपना क्लियर है, जो भी 11th-12th में आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको उसी क्वेश्चंस को करने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यदि हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं और फिर यदि आप सोचें कि भाई हम ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आप ज़रा इमेजिन करिए हम लोग कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट गिने चुने, हाँ, मीन्स एक लिमिट है कि भाई पर चैप्टर सपोज लेटेस्ट एज्यूम कि आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे क्या भला होगा हमारे पास? क्या हमको लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी? और ऐसे जब आप हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे इतने क्वेश्चंस, तो आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो भी क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर रिकॉलिंग की हो जाएंगी कि कितना आपके दिमाग में याद है जो आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, यदि हम इससे थोड़ा सा हट करके आपके पास वर्कआउट करें तो ज़्यादा बेटर होगा कि एक बार हर एक चैप्टर का हमको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि उस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना होता है। और ये यदि हम आपके पास करते हैं तो आप कह सकते हो कि पर वीडियो यदि हम एक चैप्टर कवर अप करते हैं तो एग्जाम तक आपका पास ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये फिनिश हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हम लोग कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कशन करते जाएंगे कि भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनसे फ्रेम हो सकते हैं। और साथ में लास्ट में आपके पास क्या करेंगे हम लोग कि एक प्रैक्टिस की PDF भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जब पूरा सिलेबस हम लोग का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और यदि पॉसिबल रहा तो आपके पास ये जो वीडियो चल रहा है इसी के बाद डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक अटैच कर दिया जाएगा जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बेटर ऑप्शन यही है हमारे सामने कि आप ओवरऑल पूरा फोकस आउट करें। इसको एक और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बोला जाए, मान लीजिए पहला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट यूनिट एंड डायमेंशंस है ना। यूनिट मतलब आप कह सकते हो क्या? मात्रक। डायमेंशन मतलब बीमा। तो डायमेंशन जो आपके पास है चैप्टर, आप देखा जाए तो आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्रू आउट चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी यूज करी जा रही है, जो हमारे सामने वहाँ पर यूनिट्स यूज करी जा रही हैं, सबके क्वेश्चंस आपको मिक्स मिल जाएंगे। अब आप सोचिए कि ऐसे तो फिर ये वही बात होगी कि हमको सबको याद करना पड़ेगा। लेकिन यदि चैप्टर बाय चैप्टर हमने ध्यान से पढ़ा हो सारे चैप्टर्स को, तो ये हमें रिकॉल करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग किस चीज़ पर वर्कआउट करेंगे? हम लोग हर एक पूरे चैप्टर का पूरा एक समराइज्ड क्लास पढ़ेंगे पर वीडियो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, और लास्ट में आपका कुछ प्रैक्टिस डिस्कशन होगा जो आपको PDF की फॉर्म में दे दिया जाएगा। फिर आप कमेंट करेंगे उसमें कि भाई ये क्वेश्चन हमसे हुआ या नहीं हुआ, और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, आपके पास जो कमेंट्स हमने उसको वॉच किया तो उसमें देखा हमने कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि आप इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में समझाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ का ये कहना था हिंदी में पढ़ाइए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके पास जो नोट्स आपको होंगे वो दोनों में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ रहे हैं? क्वेश्चंस आपको दोनों में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझाने का तरीका भी वही रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब आपके अकॉर्डिंग है कि आप किसको ऑलमोस्ट पसंद करते हो। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हमारे पास था, फर्स्ट चैप्टर जो हमको स्टार्ट करना था, ये था आपका यूनिट एंड मीजरमेंट। यूनिट एंड मीजरमेंट। अब बोला जाए कि भाई यूनिट एंड मीजरमेंट जो आपका चैप्टर है, और एज यूजुअल ये जो मीजरमेंट है इसी को हम लोग डायमेंशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बोला जाए कि भाई यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट एज यूजुअल कि जो भी आपके पास इकाई होती है ना, इकाई जिसको आप ऑलमोस्ट जैसे बोला जाए कि 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है? इकाई है, दैट मीन्स यूनिट है हमारे पास। ऐसे ही मीजरमेंट मतलब उस चीज़ को जब आप मीजर करते हैं, मापन करते हैं उसका, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे बोले कि मार्कर 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? इसका ये मापन है, मीजरमेंट है इसका। ऐसे डायमेंशन का मतलब जैसे आपके पास किसी चीज़ को जब आप उसकी एक एक्चुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। एक्चुअल फॉर्म का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, अब मार्कर को आपने 10 सेंटीमीटर बोला, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर क्या है? इसकी लेंथ है, लंबाई है। तो कहीं ना कहीं जो डायमेंशन है वो एक तरीके से यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे सामने जो हम लोग करते हैं। तो बोला जाए हमारे पास कि जो यूनिट चैप्टर है हमारे पास, यूनिट की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, तो आप कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड यूनिट, है ना। इन शॉर्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आपके पास कॉमन सी बात है कि भाई जब किसी चीज़ को हम लोग फिक्स कर देते हैं कि भाई हाँ ये निश्चित है, तो एक जो निश्चित क्वांटिटी होती है हमारे सामने
किसी भी ऑलमोस्ट यूनिट की, फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्टैंडर्ड यूनिट। अब जैसे कि आपसे बोला जाए कि भाई मास, सपोज करिए किसी चीज़ का मास हमारे पास 50 kg है, 50 kg ये हमारे पास मास है ना। अब इस मास को यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, भार को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, 50 × 1 kg। तो ये जो 1 kg है ना, ये है यूनिट, और ये जो 50 है हमारे सामने, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हिंदी में बोला जाए तो ये आकार होता है, और बोला जाए यूनिट, आपको पहले ही बताया गया इकाई। तो ऐसे किसी भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज करो हमारे पास कोई चीज़ आपका 100 kg है, तो आप 100 kg को क्या लिख सकते हो, 100 × 1 kg। तो ये 1 kg क्या है, उसकी यूनिट है, और 100 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे ही यदि आपसे बोला जाए कि कोई क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यू से, कैसे बनी होती है, तो n × u। जहाँ पर देखा जाए कि n क्या है, तो n होता है मैग्नीट्यूड, और बोला जाए u क्या होता है हमारे सामने, तो u होता है यूनिट। समझ रहे हैं, जैसे आपके पास 10 मीटर, तो 10 मीटर में क्या हो गया, 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। ऐसे बोल दिया जाए 10 kg, तो 10 टाइम्स ऑफ 1 kg। 10 लीटर, 10 टाइम्स ऑफ 1 लीटर। तो ये चीज़ें हैं हमारे सामने जो कहीं ना कहीं समझना है कि मतलब एक स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी जो है, बिल्कुल निश्चित है हमारे सामने कि भाई ये आपका फिक्स रहेगा। जैसे 1 सेकेंड फिक्स है ना, कि भाई 30 सेकेंड्स को आप कैसे लिख सकते हो, 30 × 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास होता है। इसमें एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, Q = हमेशा याद रखना है, N1U1 = N2U2। इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी क्वांटिटी को आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब इसका मतलब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपके पास, ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा समझो, ये 1 क्या है, N1, मीटर क्या है, U1, 100 क्या है, N2, सेंटीमीटर क्या है, U2। तो क्या समझ में आया कि जिसमें मैग्नीट्यूड कम है, उसमें जो यूनिट है वो क्या है, बड़ी है हमारे सामने। कैसे बोला जाए, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर, ऑब्वियसली मीटर बड़ा है हमारे सामने। तो जिसमें यूनिट बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, और जिसमें यूनिट आपके पास छोटी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब यहाँ से क्या समझ में आ गया कि n जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, u के। इन्वर्सली का मतलब जस्ट उल्टा, अपोजिट, कि जैसे एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। तो यदि u ज़्यादा है तो n क्या होगा, कम होगा। u कम है तो n क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिला हमारे पास किसका, कि भाई कैसे हमारे सामने ऑलमोस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। वीडियो ऑडियो प्रॉपर आपका चल रहा है, ओके, वीडियो ऑडियो प्रॉपर विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने समझा क्या कि व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, कि भाई यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। मेजरमेंट क्या है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, है ना, यूनिट की मदद से जब हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारे सामने मेजरमेंट। अब यहाँ पर कुछ हमारे सामने ऑलमोस्ट यूनिट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग सबको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो 2 टाइप्स की हमारे पास यूनिट्स होती हैं जिनको कहीं ना कहीं हम आसानी से समझ रहे होंगे। लास्ट टाइम थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में भी इशू आ रहा था, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेंटेन हो जाएंगी। तो यूनिट आपके पास 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे सामने क्या, बेस यूनिट, और एक होती है हमारे सामने ऑलमोस्ट कह सकते हो आप डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट, ये जो बेस यूनिट होती हैं हमारे सामने जो आपके पास दिख रही है यहाँ पर, इन बेस यूनिट्स को हम लोग क्या देते हैं, क्या, फंडामेंटल यूनिट्स, इसी को, ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक छोटा सा बेसिक सा कहीं ना कहीं यहाँ पर अरेंजमेंट है। अब देखा जाए हमारे सामने तो ये जो बेस यूनिट्स हैं और जो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो बेस यूनिट्स को ही हम लोग कह देते हैं क्या, मूल मात्रक, कि भाई हमारे पास ये मूल मात्रक है। और ये जो हमारे पास हो जाता है ये हो जाता है व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न मात्रक। थोड़ा सा इंग्लिश में हिंदी में हो सकता है आपको इशू हुआ, बट ओवरऑल समझना है आपको। व्युत्पन्न मतलब किसी चीज़ की वजह से उत्पन्न हुआ, है ना, इतना हिंदी तो हमको भी आती है कि भाई उसको हम बोल देंगे क्या, व्युत्पन्न मात्रक। तो अब इसमें बोला जाए कि जो बेस यूनिट्स हैं ये आपकी 7 बेस यूनिट्स होती हैं। अब देखिए जैसे बेस यूनिट्स हैं
7 यूनिट्स, मतलब जिससे सारी की सारी यूनिट्स बनाई गई हैं हमारे पास, सारी की सारी यूनिट्स बनाई गई हैं, है ना। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई वेलोसिटी तो किससे बनी हुई है, बेस यूनिट से। कोई भी आपके पास बोल दिया जाए तो सारा का सारा इसी से कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो आप देख सकते होंगे कि ये आपके सामने ओवरऑल 7 बेस यूनिट्स आ गए। तो पहली बेस यूनिट यदि आप देखोगे हमारे पास सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि भाई द्रव्यमान, मास। तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से, है ना। उसका सिंबल भी आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई सिंबल क्या हो जाएगा इसका, केजी। ऐसे देखोगे लंबाई क्या हो जाएगा, मीटर, है ना, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। ऐसे समय हो जाएगा आपके पास सेकेंड, है ना, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ऐसे ही ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर किससे हो जाएगा, केल्विन से, के हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही आप देख सकते होगे ऑलमोस्ट एम्पियर। तो अब ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे हो जाएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट एम्पियर। एम्पियर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही देखा जाए हमारे पास नेक्स्ट, तो ये ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, कैंडला से। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, समझने वाली बात। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे सन, है ना। तो सन के पास खुद की लाइट है, तो ये ल्यूमिनस है। ऐसे मून, मून देखो खुद की लाइट नहीं होती उसके पास, वो एक्चुअली सन की लाइट से क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसलिए मून नॉन ल्यूमिनस है और सन आपका ल्यूमिनस है। तो कितना, जैसे आप नहीं देखते हो कि जैसे मान लो अभी बरसात का सीजन आने वाला है, तो उस समय धूप निकलेगी, और जब अभी गर्मियों में धूप निकल रही थी, तो कौन सी धूप आपको ज़्यादा लगती है, कॉमन सी बात है, गर्मियों वाली ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि उस समय इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज, जो प्रकाश की किरणें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल करती हैं, गिरती हैं आपके पास अर्थ पे। तो इसलिए यदि थोड़ी देर आप बाहर खड़े हो रहो तो बहुत सारी लाइट आपके ऊपर गिरेगी, जिससे आपको बहुत गर्मी लगेगी। लेकिन यही काम जब हम देखते हैं बरसात में या ऑलमोस्ट ठंडियों में, तो ये जो लाइट होती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ये लाइट आपके पास जो प्रकाश की किरणें ज़्यादा स्पीड से नीचे नहीं आती, तो इस वजह से हमको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम महसूस ज़्यादा देर तक नहीं रहती, इसलिए हम बहुत देर तक आराम से बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं समझना था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितना तेज़ आपका लाइट आ रही है। लास्ट आपका है क्या, पदार्थ की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जैसे केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को मीजर करते हो आप, रसायन विज्ञान में, तो जैसे मान लीजिए बोला जाए कि सोडियम, तो सोडियम किससे मीजर करते हो, 2 ग्राम सोडियम। तो वहाँ पे आपका 2 ग्राम नहीं बोला था, मोल बोले जाते हैं, शायद सुना हो आपने। तो मोल, इतने मोल्स ऑफ सोडियम। तो ये मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या हो जाती है, MOL। अब देखिए ये पूरी टेबल आपके पास हिंदी में है ना, ये उनके लिए है जो ऑलमोस्ट कह रहे थे सर हिंदी में पढ़ाइए, लेकिन अब इंग्लिश वाले प्रॉब्लम में आएंगे। तो यही सेम टेबल जब अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा, जहाँ पर इस पूरे ऑलमोस्ट जो भी लेक्चर है हमारे पास, इस पूरे लेक्चर के आपके पास होंगे नोट्स, पूरे लेक्चर के आपके पास। तो उन नोट्स में यदि आप देखोगे ध्यान से, तो आपको हिंदी की टेबल भी होगी और इंग्लिश की भी होगी। तो इनका स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। आपको डायरेक्ट हमारे पास वो PDF की फॉर्म में नीचे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। तो ये चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं इस क्लास से नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी भी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 टाइप की यूनिट्स हो गई, ये हमने पूरा आपके पास समझ लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ मीजरमेंट्स की, कि भाई मीजरमेंट्स में आपके पास क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया कि भाई यूनिट्स क्या होती हैं ओवरऑल। अब देखिए यूनिट्स में भी देखा जाए तो 7 हो गई बेस यूनिट्स, जिससे आपके पास ऑलमोस्ट हम लोग बनाते हैं बाकी सारी चीज़ों को। अब इन्हीं बेस यूनिट्स में से 2 होती हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री क्या हो जाती है, पूरक, है ना। क्या हो जाती है आपके पास, पूरक, पूरक यूनिट्स। कौन कौन सी है हमारे पास, एक हो जाती है आपका सॉलिड एंगल। अब बोला जाए कि सॉलिड क्या हो जाएगा, तो सॉलिड का मतलब हो जाता है आपके पास घन कोण, ऐसे ही बोल दिया जाए हमारे पास। दूसरा हो जाएगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल तो हो जाता है समतल कोण। क्या हो जाएगा, समतल कोण। तो ये जो घन कोण होता है हमारे सामने, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है 3D एंगल को। कौन से एंगल को, 3D एंगल को। और ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है 2D एंगल को, 2 डायमेंशनल एंगल। ये मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। और ये मेजर किया जाता है आपके पास रेडियन में, है ना। तो ये हो गया हमारे पास स्टेरेडियन, और ये नीचे हो गया हमारे पास रेडियन। बोला जाए कि इसको थोड़ा समझा दिया जाए कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो 2D तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये हमने आपके पास बना दिया,
तो ये जो एंगल बना ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 डायमेंशनल। बोलोगे ये एंगल आपने बना तो दिया लेकिन बनेगा कहाँ पर, तो देखो जरा ध्यान से, एक सर्कल है तो सर्कल कैसा होता है, 2 डायमेंशनल। देखो सर्कल और स्फीयर में यही डिफरेंस होता है, सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और जो आपके स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो सर्कल 2 डायमेंशनल है, तो ये सेंटर है, सेंटर से मान लीजिए ये आपका एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हमारे सामने क्या, 2D एंगल। और वहीं पर मान लीजिए एक आपके पास सपोज करो ये, अब बोला जाए ये क्या है, जैसे नहीं बर्थडे मनाते हैं आप, तो बर्थडे में बर्थडे कैप, तो उसको क्या बोलते हैं, कोन, कोन बोल दो, मतलब तंबू, तंबू नहीं, तंबू लगाया जाता है। तो जो कोन होता है, कोन एक्चुअली 3D शेप में होता है, क्यों, क्योंकि नीचे सर्कल बना होता है और हाइट होती है, तो इसलिए वो 3D होता है। तो इस वजह से आप देखोगे वहाँ पर कि वहाँ जो एंगल बनता है वो हो जाता है हमारे सामने क्या, सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉर्मूला लिख लो, ओमेगा हो जाता है A/r²। ए हमारे सामने क्या है, एरिया है ना, आर आपके पास सीधा सा लॉजिक है, ये जो आपका है ये, इसको रेडियस बोल देते हैं, ये हो जाता है आर। ऐसे बोला जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है एल, ये हो जाता है आर, तो यहाँ पे हो जाता है थीटा इक्वल टू L/r, है ना। तो ये 2 आपको इन्फॉर्मेशन एडिशनल बता दी गई कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 हो गई बेस यूनिट्स, इमेजिन, समझना दिमाग से बहुत ध्यान से, 7 हो गई बेस यूनिट्स, मतलब मूल मात्रक के, इन्हीं से मिल करके जितने भी आपके पास बन रहे हैं सब हमारे पास इन्हीं से मिल करके बनना है। अब आप बोलोगे कि एक्चुअली इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे पास, तो उसको भी ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो सिस्टम हुआ करते थे हमारे पास पहले मेजर करने के, वो कौन कौन से होते थे। तो सबसे पहले होता था हमारे पास कह सकते हो FPS, फिर आया आपके पास CGS, फिर आ गया हमारे पास MKS, और अभी लास्ट में चल रहा है हमारे सामने SI सिस्टम, है ना। बोलो जाए FPS क्या होता है, तो FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड। F मतलब क्या हो गया, फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI का यहाँ पर आप लिख लेंगे, SI होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, SI यूनिट। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में इस समय जो यूज किया जा रहा है सिस्टम, जिससे कि हर एक क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, वो यही है। वरना आप खुद ही सोचो जरा, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर हम इस मार्कर को 10 सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, अब पता चला कि वहाँ अमेरिका में हमारे पास बोल दिया किसी ने इसको भाई आधा फुट, है ना, समझ रहे हैं, इसको 1.5 फुटा हो गया, है ना। तो ऐसे ही हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाता है, फुट। अब बोलोगे कि फुट सुना तो है आपने, लेकिन पता नहीं होगा कि फुट होता क्या है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 फुट का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर, है ना। 1 पाउंड का मतलब होता है 450 ग्राम के आसपास। और बाकी सेकंड तो जानते ही होंगे, सेंटीमीटर आपको पता ही है हमारे पास, ग्राम पता ही है, मीटर आपको पता ही है, किलोग्राम पता ही है, सेकंड पता ही है। तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारे सामने सिस्टम है ये केवल और केवल 3 चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, मेनली मास को, लेंथ को और टाइम को, है ऐसा कि नहीं। ये मास को मेजर कर रहा है, ये लेंथ को मेजर कर रहा है और ये टाइम को मेजर कर रहा है। तो ये जो 3 सिस्टम्स थे ये केवल 3 ही चीज़ों को मेजर करते थे। और जब हमारे सामने बात आई करंट को किससे मेजर करेंगे, टेम्परेचर को किससे मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे मेजर करेंगे, तब हमको ज़रूरत पड़ी हमारे सामने एक बड़े सिस्टम की। तो इसलिए वहाँ पर उस सिस्टम को एक्सपेंड किया गया और बनाया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 7 टाइप की अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकता है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ पता है क्या, कि जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है इस समय हमारे पास, सब की सब किसकी देने हैं हमारे सामने, SI यूनिट्स की। मतलब इसी से मिल करके हमारे सामने उन यूनिट्स को क्या किया गया है, फ्रेम किया गया है ना। तो अब आगे आ जाते हैं हमारे सामने, आगे देखते हैं ज़रा कि भाई और क्या कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ से आ जाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, डिराइव्ड। अब डिराइव्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे बोला ना व्युत्पन्न यूनिट्स, डिराइव्ड। तो डिराइव्ड को समझो जरा ध्यान से, जैसे बोला गया स्पीड, तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये किस में मेजर करी जाती है, ऑब्वियसली लेंथ में,
और टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकेंड्स में। तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? अभी मीटर में मेजर किया जाता है और इसको सेकंड में। तो जो मीटर पर सेकंड निकल करके आई ना, तो ये है डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न। समझ रहे हैं? मतलब ये जो स्पीड है इसको आप अकेले नहीं बता सकते आप, जब तक आपको डिस्टेंस और आपको टाइम नहीं पता होगा तब तक आप स्पीड के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जो एक्चुअली फ्री नहीं होती, फ्री का मतलब स्वतंत्र नहीं रहती है, वो किसी पर डिपेंड करती है, निर्भर रहती है कि भाई तुम्हारे पास तुम होगे तो हम होंगे, यदि तुम नहीं हो तो हम भी नहीं है। समझ रहे हो बात को आप? तो उस पर डिपेंड करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। और यहीं पर यदि बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस तो ऑब्वियसली फ्री है ना, कि भाई डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो उसको तो एल से रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो जो क्वांटिटी एक्चुअली फ्री होती है वो हो जाती हैं हमारे सामने क्या? बेस यूनिट्स। और जो डिपेंड करती हैं किसी पर, निर्भर करती हैं, वो हो जाती है हमारे पास डिराइव्ड। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं फोर्स, हिंदी में आप कह दोगे बल, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको शायद याद हो, द्वितीय नियम। तो मास क्या हो गया यहाँ पर? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन यदि बोला जाए हमारे सामने तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो बोला जाए कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो भाई वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ रहे हो बात को आप? देखो बेसिक पे वर्कआउट करो भाई, बेसिक पे वर्कआउट करोगे चीज़ें बनी रहेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है किसमें? मीटर में। और टाइम को किसमें? सेकंड में। तो यहाँ पे क्या आ गया? मीटर और पर सेकंड। अपॉन में क्या था? सेकंड। अब सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको जब ऊपर ले जाओगे तो पावर लगा दो -2। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो फोर्स है, बल, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मास चाहिए, फिर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो ओवरऑल मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, 3 यूनिट्स चाहिए, और तीनों की तीनों बेस है, इनसे छोटी तो कोई है नहीं। उनकी हेल्प से आप निकाल सकते हो किसको? फोर्स को। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिराइव्ड यूनिट्स। तो समझ में आ गया डिराइव्ड क्या होता है और वो क्या होता है? क्लियर? ओके, चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो आगे जब आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ऑलमोस्ट आपके लिए कुछ मेजरमेंट के लिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। जैसे ऑब्वियसली हम लोग आपको पढ़ाने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये व्यू करते हैं कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस को देखने पर ये पता चला कि कुछ चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि भाई ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो अब पता चला कि 10⁻10 मीटर। तो ऐसे हमारे सामने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं। तो ये देखिए ज़रा स्क्रीन पर आपके सामने आ गया ऑलमोस्ट। अब इस स्क्रीन पे यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं सारे। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है हमारे पास? योक्टो से, फिर जेप्टो, फिर एटो, फिर फेमटो, तो ऐसे करके पीको, नैनो करके। तो मतलब ऊपर वाले देखेंगे तो सारे क्या हैं? स्मॉल पावर्स हैं, नीचे वाली क्या है? बड़ी पावर्स हैं। तो ये पूरा एक साथ हमारे पास दिया गया है। अब बोला जाए कि 10⁻24 तक पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, इतना ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो 15 तक ही है। तो आप 15 तक ही समझो, है ना। हाँ, याद करने का तरीका समझो जरा। देखो क्या है, सबसे पहले याद रखना है क्या? जो 10 है, 10 मतलब डेका हो गया, है ना। डेका के ऊपर जाओगे तो पावर माइनस, नीचे जाओगे तो पावर प्लस। तो डेका के ऊपर वाला तो पता ही होगा कि भाई डेका के ऊपर हमारे पास यदि जाएंगे हम तो डेसी आ गया, फिर सेंटी आ गया, फिर मिली आ गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग ऊपर चलते जा रहे हैं तो पावर आपके पास माइनस में जाती जा रही है। माइनस वाले जो सिंबल है वो भी देखो स्मॉल होते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि भाई 1 dm, है ना, अपॉन में 1 dm। अब पता चला यही नहीं पता कि भाई डीएम क्या है, तो ये डेसीमीटर है ना, ये डेसीमीटर, और ये क्या है? डेकामीटर है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि ओवरऑल हमारे पास कंडीशन क्या है। तो डेसीमीटर जो होता है, डेसीमीटर से जब आप मीटर में जाते हो, है ना, तो क्या हो जाता है? 10⁻1। और यदि ये डेकामीटर से मीटर में जाते हो तो 10⁻+1। तो देखा जाए कि नीचे वाला -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो क्या आ जाएगा? 10⁻²। तो ऐसे हमारे पास पूछे जाते हैं कि भाई इसको हमने एक ही यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, डेसीमीटर को मीटर में, फिर डेकामीटर को मीटर में, फिर वहाँ पे हमने डिवाइड करा दिया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो टेबल है ये आपको याद रखनी है ना, कि भाई कैसे हमारे सामने ये मेजरमेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद 2 बहुत अच्छे अच्छे यूनिट्स आपको दिखाई दिए हमें। जैसे एक न्यूटन, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है ना। और ऐसे ही आपके पास एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है
तो ये जो डाइन है, ये जो अर्ग है, ये चीज़ें याद रखनी, ये इसकी CGS यूनिट है। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हालांकि अब इनका यूज़ नहीं होता, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि डाइन, DY यानी डाइन नहीं, डाइन, और फिर अर्ग। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करने के तरीके हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि भी कैसे हमारे पास मेजरमेंट को कवर किया जाता है। तो हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ लिए। अब मेजरमेंट के बाद आ जाते हैं डायमेंशन पे। तो भी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? डायमेंशंस है ना, तो इसकी यदि छोटी सी डेफिनेशन लिख ली जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स in terms of M, L, T एटसेट्रा, क्योंकि और भी बहुत सारे आते हैं, मेन यही होता है ना, कि जब आप यूनिट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं M, L और T की फॉर्म में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाता है डायमेंशंस। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास बोल दिया गया डिस्टेंस, कि भाई डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो अब हमको ये देखना है कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। यूनिट, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और मीटर क्या एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से। तो उस L को और साथ ही साथ लग जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वैसे नहीं आपने पढ़ा होगा बचपन में कर्ली ब्रैकेट्स, तो कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे इसको होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। पावर यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? 1 लगा दोगे, तो ये L1 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए, सपोज करो हमारे पास आ गया कि भाई ऑलमोस्ट आपको रिप्रेजेंट कर देना है वेलोसिटी मान लीजिए। तो अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारे सामने? मीटर हो गई लेंथ और सेकेंड हो गया टाइम। अभी टाइम नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, क्योंकि यहाँ पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो ये LT -1 पूरा एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मोस्टली क्या होता है, जब आपके पास यूनिट्स अलग अलग होती हैं तो उनको कंबाइन करा दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि भाई एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब बोला जाए ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मीटर क्या है? एक तरीके की लेंथ, नीचे क्या है हमारे पास? टाइम, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? LT -2 है ना। तो ये हमारे पास हो गई इसकी डायमेंशन। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि M का तो कहीं यूज ही नहीं कर रहा, तो चलो देखो, जैसे लिखा हुआ फोर्स, फोर्स मतलब बल। अभी अभी पढ़ा के कहते हैं फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो मास हो गया M, वेलोसिटी अभी अभी पढ़ के गए LT -1, और नीचे आपके पास क्या हो गया? टाइम हो गया। अब इस नीचे वाले टाइम को जब ऊपर ले जाओगे तो फिर से पावर आपका +1 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? MLT -2। तो ये हो जाएगी फोर्स मतलब बल की डायमेंशन। तो ऐसे करके आप देखोगे डायमेंशन हमको याद नहीं रखनी कि भाई डायमेंशन हमको याद रखनी है कि भैया फोर्स की ये होती है, हमको याद नहीं रखना, हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जब फॉर्मूला पता होगा तो आराम से आपके पास डायमेंशंस हो जाएंगे। तो आप यदि किसी भी बुक को उठा करके देखेंगे तो पता चला 25 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन की हिंदी क्या होती है? बीमाएँ, है ना। तो इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा क्या है ना। और फिर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं विमीय सूत्र, है ना। सारी चीज़ें आपको समझनी आनी चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का कोई इशू है, आपको समझ में आना चाहिए। आप बताओ ना किस लैंग्वेज में पढ़ना है, हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे मतलब ये भी नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी चूज़ कर दो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हम लोगों के लिए। खैर, तो ये बात समझ में आ रही है कि विमीय सूत्र या फिर बीमाएँ हमारे पास ये आसानी से निकाली जा सकती हैं यदि हमको फॉर्मूला पता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फोकस आउट करते हैं कि फॉर्मूला पता होगा तो सारी डायमेंशंस हो जाएंगी। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर देखिए ज़रा, ये आपके पास आ रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो अब स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे कि तो यहाँ पर आपके पास ये पूरे के पूरे, यहाँ पहले फिजिकल क्वांटिटी है, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला है, फिर डायमेंशनल फार्मूला है, फिर उसकी यूनिट है। तो यहाँ से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो टेबल इंग्लिश में है, नहीं, इसकी जो आपको नोट्स में मिलेगी ना वो हिंदी में भी मिलेगी हमारे पास। समझ रहे हैं? जो आपको PDF अभी मिलेगा ना डिस्क्रिप्शन में नोट्स का, तो उसमें प्रॉपर हमारे सामने ये आपका हिंदी में भी पूरी टेबल होगी। तो इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। तो जो जिस लैंग्वेज में प्रेफर करता है उस लैंग्वेज में हमारे पास चीज़ों को आसानी से कर सकता है। क्लियर है?
समझ रहे हैं? तो डायमेंशंस याद नहीं रखनी, डायमेंशन के फॉर्मूले याद रखने, कि किसी भी यूनिट क्वांटिटी का फॉर्मूला यदि पता होगा तो आराम से आप उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, अब आ जाते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमारे पास जो पूछे जा सकते हैं आपके पास, है ना, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नॉर्मली। तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया यूनिट का, फिर उसके बाद मेजरमेंट का, उसके बाद डायमेंशंस का। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है हमारे पास, हालांकि ये कभी कॉन्सेप्ट डायमेंशन से बाकी है। तो क्वेश्चन देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास स्क्रीन पर, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपके पास ये बोला गया है कि भाई इफ़ v इज़ द स्पीड, है ना, r इज़ द रेडियस एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कौन सी इसमें डायमेंशन लेस है, कौन सी क्वांटिटी इसमें डायमेंशन लेस है। यदि आपका v चाल है, r त्रिज्या है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, तो कौन सी आपका विमाहीन होगी। अब विमाहीन का मतलब समझिए, ये जो डायमेंशन लेस होता है ना, डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस का मतलब होता है कि जैसे आप समझिएगा m0 L0 T0, मतलब किसी में भी कोई भी पावर ना आ रही हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका मतलब इसमें कोई डायमेंशन होगी नहीं। जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस, जैसे लॉग वाला फंक्शन आपने देखा होगा कभी, है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला देखा होगा, त्रिकोणमिति, तो ये मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं ये दोनों के दोनों ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई भी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं साइन थीटा, तो इसमें फंक्शन कौन है थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, मतलब विमाहीन, इसकी कोई भी डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी। तो ऐसे इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो अब इनमें देखते हैं जरा कौन कौन सा हमारे पास डायमेंशन लेस हो सकता है। अब देखिए दिखा हुआ है v²/rg, और v कह रहा है आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अभी अभी पढ़ के गए थे कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1, और इस पूरे का क्या कर दिया गया स्क्वायर। नीचे रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस एक तरीके की लेंथ ही तो है, तो L हो जाएगा। G हमारे पास देखा जाए तो अभी अभी पढ़ के गए थे ना एक्सलेशन की डायमेंशन LT-2, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो इसका स्क्वायर करो तो L², फिर आपको पढ़ाया गया होगा कि पावर की पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ 1 है तो स्क्वायर तो दोनों में होगा, तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये 1 है, ये 1 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा L2, फिर यहाँ t क्या आ गया -2, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1। और हमने बताया था कि 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0 L0 और t0 की फॉर्म में, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ रहे हैं बात को आप, कि ऐसे आपको चूज करना है। अब आप कहोगे कि भाई यदि हमें सर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट को सर हम मीजर करना चाहते हैं, डायमेंशन लिखना चाहते हैं कंप्लीट वाली, तो कैसे लिखेंगे। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L होती है, लेकिन इसमें m कुछ होता ही नहीं, तो m को 0 कर दो, L होता है 1, t नहीं होता उसको क्या कर दो 0 कर दो। तो आप हर एक डायमेंशन को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जो भी नहीं है उसमें 0 लगा दो पावर, इसका मतलब वो है ही नहीं, है ना। यदि कुछ भी नहीं है तो तीनों में 0 लग जाएगा, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपका कहीं ना कहीं हमको पेपर में दिखा, तो हमने आपका पिक किया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए जरा स्क्रीन पर। कह रहा है कि P = a/t + bt², मतलब ये दिया गया है हमारे पास a/t + bt², जहाँ पर आपके पास बोला है कि जो P है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब P आपके पास फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, T हमारे पास ऑब्वियसली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको डायमेंशंस बतानी किसकी, A की और B की। तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये न्यूमेरिकल है, याद रखिएगा। लोग हमने देखा कि न्यूमेरिकल सेक्शन से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हम लोगों को तो यही टारगेट है ना कि पूरा एक एक कॉर्नर कवर होना चाहिए, वरना क्या मतलब पढ़ाने का, है ना। तो न्यूमेरिकल सेक्शन देखते हैं। तो ये एक्चुअल में होते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अब आप बोलेंगे होमोजेनिटी क्या है, तो देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, सिद्धांत। होमोजेनिटी का मतलब होता है समरूपता, समरूपता का सिद्धांत। अब इस समरूपता का सिद्धांत क्या बोलता है कि जैसे बोला जाए कि यहाँ पर कितनी टर्म्स है, ये लिखा हुआ है P = a/t + bt², टर्म्स कितनी है, तो जहाँ पर भी प्लस लग जाए, जहाँ पर भी माइनस लग जाए, टर्म्स वहाँ पे अलग हो जाती है। तो एक टर्म आपका P है, एक टर्म आपका a/t है और एक b/t है। तो यदि आपके पास ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यदि इसमें कोई बीमा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो P की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन a/t की होगी, और वही डायमेंशन आपके पास bt² की भी होगी। मतलब जो डायमेंशन P की है वही आपके पास
a/t की होगी और वही डायमेंशन आपका b/t² की होगी। तो अभी आपको बताया गया कि प्रेशर क्या है, सॉरी p क्या है। यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे कंफ्यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी में लोग p को प्रेशर मान लेंगे, जबकि p क्या है, फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLT-2। अब हमको तो याद है, आपको भी याद हो जाएंगे यदि आप आराम से अच्छे से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे फॉर्मूले के साथ। a/t में देखिए a की डायमेंशन निकालनी है, t आपका टाइम है, उसकी डायमेंशन रख लो। bt², b आपको डायमेंशन निकालनी है, t² की डायमेंशन क्या हो जाएगी। अब हमको निकालनी a की और b की, तो एक बार इनको बराबर करा देंगे तो नीचे वाला t आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा mLT-2 और t का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास mL1 और t-1। ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन किसकी, a की। ऐसे बोला जाए bt वाले केस में क्या हो जाएगा, तो अब इसको बराबर करा दो, तो वहाँ क्या हो जाएगा b = mLT-2। अब ये t2 आ जाएगा डिवाइड में, अब नीचे से जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -4। तो ये आ जाएगी डायमेंशन किसकी, b की, ये आ जाएगी किसकी, a की। अब बोला जाए कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप कह सकते हो कि पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत बोलो। अब इसके बाद ये स्क्रीन पर आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। अब ये 2 क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको और फिर देखेंगे क्या आंसर है। दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आपने क्लास को समझा होगा तो आराम से कर पाओगे। करना क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपस में बराबर कर देना, जहाँ भी प्लस लगेगा जहाँ भी माइनस लगेगा वहाँ से टर्म हो जाएगी अलग, उनको बराबर करो, डायमेंशंस उनकी बराबर कराओ। और जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है ना भाई, एक होता है फिक्स होता है, एक क्या होता है चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं सब वेरिएबल्स होते हैं, तो उनकी डायमेंशंस आपसे निकालने के लिए बोली जाती है। तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर कवर कर रहे होंगे। टिल देन एंजॉय। ओके।